बायंट फोर्स पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स देखे हैं। अब हम बायंट फोर्स पर कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि वो भी बहुत पूछे जाते हैं थ्योरेटिकल, जिनमें सिर्फ लॉजिक लगाना है ना। जैसे मान लीजिएगा आपको एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर आपको ये एक कंटेनर दिया हुआ है जिसको एक वेइंग मशीन, भार मापने वाली, इसको वेइंग मशीन बोल दिया है ना, भार मापने वाली मशीन, वेइंग मशीन है, इसको भार मापने वाली मशीन है। अगर मैं कहूं कि इसमें एक लिक्विड है और इस लिक्विड में ये W1 वेट है किसका, लिक्विड प्लस कंटेनर का, है ना, द्रव और बर्तन का कुल भार W1 है ना, कुल भार W1 है। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें मैंने एक जो है ये रख दिया जिसका भार कितना, W2, तो आपसे पूछा है कि बताओ वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। तो उसकी रीडिंग क्या होगी, चार ऑप्शन दिए हुए हैं। क्या उसकी रीडिंग W1 रहेगी, क्या उसकी रीडिंग W1 प्लस W2 हो जाएगी, क्या W1 प्लस W2 से ज्यादा हो जाएगी, या W1 माइनस W2 हो जाएगी, या W1 प्लस W2 से भी कम हो जाएगी। इनमें से कोई भी एक ऑप्शन आपको छांटना है। तो पहले क्या था, W1 तो सारा वेट था इसका लिक्विड द्रव का, और हमने W2 इसमें और रख दिया, ये इसमें से तैर रहा है। जब भी तैर रहा है तो आपको बताना है कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या है। तो बताओ भाई क्या रीडिंग होगी, सोचो, उसको समझो क्या होना चाहिए, है ना। वैसे तो कॉमन सेंस से भी सोच सकते हो, लेकिन लॉजिकली आपको बायंट फोर्स से भी सोच लेना है इस चीज को। क्या होता है भाई, वैसे आपको लग रहा है कि पहले W1 था, एक वेट और रख दिया W2, तो रीडिंग क्या आ जाएगी, W1 प्लस W2। ये तो भार माप रही है ना, भार मतलब नॉर्मल रिएक्शन नापती है, तो है ना, रिएक्शन कितनी है वो तो जाती है इसके ऊपर। तो उसको लॉजिकली कैसे समझे भाई, जैसे ही हमने इसको रखा तो इसको रखने पर इस पर एक बायंट फोर्स लगा, बायंट फोर्स लगने के कारण इसके भार में तो कमी आ गई W2 के, इस पे बायंट फोर्स लगा। उस बायंट फोर्स की रिएक्शन कहां पहुंच गई, वेइंग मशीन पर। और बायंट फोर्स कितना लगेगा, जितना पानी डिस्प्लेस हुआ उस डिस्प्लेस पानी के भार के बराबर ही। और डिस्प्लेस पानी इसी के अंदर है, कंटेनर के अंदर ही डिस्प्लेस पानी जो है इसी के अंदर है, यानी कि, और वो किसके बराबर होगा, इसके वेट के बराबर। भाई जो बायंट फोर्स होता है क्या वो उसको W2 के बराबर होगा, यस। और क्या बायंट फोर्स की वैल्यू डिस्प्लेस वाटर के भार के बराबर भी होती है, यस। तो डिस्प्लेस वाटर तो इसी के अंदर है, तो वो डिस्प्लेस वाटर का भार इसके वेट के बराबर ही हुआ, है ना, क्योंकि वही तो बायंट फोर्स हुआ। या आप ऐसा समझ लो कि जैसे इसने हमें इसको लगा तो बायंट फोर्स ऊपर लगा, तो बायंट फोर्स से एक रिएक्शन नीचे पहुंचेगी, और किसके बराबर पहुंचेगी, वो W2 के बराबर ही, है ना। तो यहाँ पे बायंट फोर्स क्या हो जाएगा, W2 हो जाएगा। तो उसकी रिएक्शन नीचे गई W2 के बराबर, और W1 पहले से ही था तो W2 और मेजर करेगा, यानी कि W1 प्लस W2 उसकी रीडिंग हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको सोचना है ये, है ना। तो इसलिए आपको बिल्कुल कॉमन सेंस लगा के सोच लेना था ये। अब इसी में थोड़ा सा मैं मॉडिफाई करता हूं, इसी में थोड़ा सा चेंज करता हूं कि मान लो कि ये जो ब्लॉक है इसको हमने हवा में रखा, इसको हमने क्या करा, हवा में रखा। तो इसका वेट था W2 हवा में, स्प्रिंग बैलेंस से इसको हवा में रखा। अब इसको W2 को पानी में डुबो करके स्प्रिंग ब्लॉक के साथ जोड़ा, W2 ये रहा, ठीक। तो अब आपको बताना है कि वेइंग मशीन की रीडिंग क्या होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बन गया ये, है ना, ये अपना क्वेश्चन नंबर 2 बन गया एक्स्ट्रा। पहला हवा में W2 था इसका वेट, अब हमने इसको इसमें रख दिया, इसमें रख देने पर स्प्रिंग भी लगा हुआ है, स्प्रिंग लगा हुआ है, तो अब आपको बताना है कि भाई इसकी रीडिंग क्या आएगी। सोचो क्या आनी चाहिए इसकी रीडिंग, ऑप्शन उनमें से बताना। सोचो जी क्या आंसर आना चाहिए, देखो ध्यान से क्या आना चाहिए। तो इसमें
अगर बहुत ध्यान से देखो तो क्या अब इसका वेट W2 रहेगा या W2 से कम रहेगा? पानी के अंदर, पानी के अंदर इसका, चूंकि स्प्रिंग का फोर्स ऊपर लग रहा, ऊपर कौन लग रहा है? FSP। FSP तो था ही, वही तो उसके वेट के बराबर था। भाई जो FSP था वही तो उसके वेट W2 को बराबर कर रहा था। लेकिन जब पानी में डुबो दिया तो उस पर एक बाइंड फोर्स भी लग गया और नीचे की तरफ W2 भी था। ठीक, तो क्या अब बायंट फोर्स के लिए W2 के बराबर है? नहीं, क्योंकि इस पर तो FSP भी लग रहा है। यानी कि अब बायंट फोर्स कितना हो जाएगा? अब बायंट फोर्स हो जाएगा W2 माइनस FSP, स्प्रिंग फोर्स, है ना। यानी कि अब बायंट फोर्स की रीडिंग थोड़ी सी W2 से कम रह जाएगी। तो जो W2 से कम रह जाएगी, बायंट फोर्स ऊपर लगा तो उसकी रिएक्शन भी नीचे कम जाएगी, बायंट फोर्स की रिएक्शन भी कम जाएगी W2 से, क्योंकि W2 से कम है बायंट फोर्स, तो W2 की रिएक्शन, बायंट फोर्स की रिएक्शन तो नीचे जा रही, वही तो इसको मेजर कर रहा है। इसका मतलब इस पर जो रीडिंग आएगी वो W1 प्लस W2 से कम आएगी। क्यों? क्योंकि वेट W2 पूरा का पूरा इस पर आ ही नहीं रहा, वो तो स्प्रिंग की फोर्स की वजह से थोड़ा सा कम रह गया अभी, है ना। तो यहां पर आंसर क्या आएगा? लेस देन W1 प्लस W2। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझे, है ना भाई। यहां पर तो वाइट W2 के बराबर आ ही नहीं पाया, बायंट फोर्स थोड़ा कम रह गया, जितना कम रह गया वो वाली रीडिंग के हिसाब से आंसर भी W1 प्लस W2 से कम आएगा, इसलिए ऑप्शन हो गया ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बायंट फोर्स। इस पर बेस्ड हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक बर्तन में पानी भरा हुआ है, शुद्ध वाटर है, जिसका घनत्व कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगर इसी पानी का, जो ये पानी है, इसी का बना हुआ बर्फ का कोई टुकड़ा है, उस बर्फ के टुकड़े को हमने इस पानी के अंदर डाला तो वो बर्फ का टुकड़ा इस पर तैर रहा है। ठीक है, वो बर्फ का टुकड़ा इस पर तैर रहा है। तो सवाल ये है कि जब ये बर्फ पिघल जाएगा, जब ये बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का जो लेवल है वो बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? जब ये बर्फ पिघल जाएगा तो पानी का लेवल बढ़ेगा, घटेगा या रिमेन सेम या अनचेंज, बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ये सवाल है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि भाई इस बर्फ के पिघलने के बाद इस लेवल के साथ क्या होगा, ये लेवल बढ़ेगा और या घटेगा या सेम रहेगा। अच्छा, मैंने आपको एक बार फिर कह रहा हूं कि ये जो पानी है, इसी पानी का बना हुआ बर्फ मैंने लिया फिलहाल, है ना। अब इसमें जो पानी, बर्फ का घनत्व जो होता है थोड़ा सा पानी के घनत्व से कम होता है, ये आपको पता ही है, जनरली 0.9 होता है बर्फ का घनत्व। लेकिन जब बर्फ पिघलेगा तो पानी बदलेगा, और पानी चूंकि उसी वही वाला है तो इसलिए बर्फ पिघलने के बाद उसी 1 के घनत्व के पानी में ही बदलेगा। इसीलिए मैंने आपको ये बर्फ का घनत्व, जो बर्फ लिया है वो उसी पानी से बना हुआ लिया, क्योंकि मान लो आप किसी और पानी से ले लो, समुद्र का पानी से ले लिया मान लो आपने बर्फ बना हुआ, तो समुद्र के पानी का जो बर्फ होगा तो समुद्र के पानी का घनत्व थोड़ा सा ज्यादा होता है 1 से। यानी कि जैसे समुद्र का पानी से जो बर्फ होगा पिघलेगा तो पानी का घनत्व ज्यादा होगा प्योर वाटर के पानी से, तो अलग अलग चीज हो गई, है ना। तो इसीलिए इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे पास जो बर्फ है वो पिघलने के बाद उसका घनत्व इसी पानी के घनत्व के बराबर बनेगा, क्योंकि वो भी तो पानी बन गया ना, है ना। तो इसलिए हमने सेम पानी का ही बर्फ का टुकड़ा लिया हुआ है, पहला पॉइंट हमें दिया हुआ। अगर अलग अलग दे दे, मान लो पानी समुद्र का दे दे और बर्फ का घनत्व बर्फ जो है प्योर वाटर का दे दे, तो अलग सोचेंगे। तो कैसे सोचेंगे वो हमें देखना है। फिलहाल क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भाई ये जो पानी है इसका घनत्व 1 है और इसी पानी से बना हुआ बर्फ का टुकड़ा इसमें डाल दिया है, ताकि जब वो पिघलेगा तो वो इसी पानी के घनत्व में बदलेगा। क्लियर? अब सवाल ये है कि भाई जब ये पिघलेगा तो इसका लेवल बढ़ेगा, घटेगा या सेम रहेगा? देखो कैसे करते हैं। जब हमने इसमें पानी का टुकड़ा डाला तो भाई इसमें पानी का टुकड़ा डालने पर इस पर एक बायंट फोर्स लगेगा जो कि इसके वेट के बराबर होगा। तो यस, सॉल्यूशन अगर हम देखें थोड़ा सा इसको, क्या एक बायंट फोर्स बराबर mg के बराबर होगा, है ना। और बायंट फोर्स क्या होता है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड कितना, कौन सा? वाटर। और वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, लिक्विड के अंदर कितना पानी का, कितना आयतन है या कितना पानी का आयतन विस्थापित हुआ, डिस्प्लेस हुआ। तो यहां लिख लेंगे V डिस्प्लेस वाटर, है ना। इसको मैं VD लिख देता हूं शॉर्ट में, VD, V डिस्प्लेस वाटर इंटू G इक्वल टू डेंसिटी ऑफ आइस, वॉल्यूम ऑफ आइस इंटू G
इसमें तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। यानी कि डिस्प्लेस वॉल्यूम कितना आया, रो आइस अपॉन रो वाटर इंटू वी आइस, ये तो हुआ डिस्प्लेस वॉल्यूम, ये आ गया। अब ये तो शुरू में ही है बिफोर मेल्टिंग, ये कब है, बिफोर मेल्टिंग, पिघलने से पहले, जब तक वो पिघला नहीं है, है ना। तो जब तक वो पिघला नहीं है, पिघलने से पहले की बात हो रही। अब पिघलने के बाद की बात करते हैं, पिघलने के बाद में क्या कह रहा है भाई। अब जो पिघला जो बर्फ है, सोचो बर्फ का जो द्रव्यमान है, वो द्रव्यमान तो जितना बर्फ का रहेगा वो तो नहीं बदलेगा, द्रव्यमान में तो कोई अंतर नहीं आएगा। तो पिघलने के बाद भी और पिघलने के पहले भी द्रव्यमान तो सेम रहेगा। तो बर्फ का m द्रव्यमान समान रहेगा। तो जब बर्फ का द्रव्यमान समान रहेगा तो इसका मतलब जो पहले था उसके बराबर रहेगा द्रव्यमान, तो द्रव्यमान में तो कुछ चेंज नहीं आएगा, लेकिन वॉल्यूम बदल जाएगा उसका। क्यों? क्योंकि वो पानी में बदल चुका होगा। तो शुरू में कितना था, है ना, तो पिघलने से पहले कितना था, डेंसिटी ऑफ आइस, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू भाई बर्फ का घनत्व और उसका वॉल्यूम। और पिघलने के बाद वो बन गया किसमें, पानी में। यानी कि अगर मैं बोलूं आफ्टर मेल्टिंग, ये तो आफ्टर है और ये बिफोर है। तो बराबर रहेंगे द्रव्यमान पिघलने के। तो मैं कह सकता हूं कि पिघलने के बाद डेंसिटी ऑफ आइस किस में बदल चुकी है, वाटर में बदल चुकी है कन्वर्ट होकर के, इनटू वॉल्यूम। अब ये पानी बदल चुका है तो न्यू वॉल्यूम, न्यू डिस्प्लेस वॉल्यूम, नया वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा। भाई ये तो वास्तव में अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, ये तो पिघल चुका है ना, तो ये तो रो ऑफ वाटर बन गया, इक्वल टू, ये तो वाटर बन गया ना, पिघल गया, मेल्ट हो गया। लेकिन पहले क्या था, डेंसिटी ऑफ आइस इनटू वॉल्यूम ऑफ आइस, जितना भी वॉल्यूम था उसका शुरू में ही, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब ये जो पिघला, ये तो नया वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगा ना भाई, नई घनत्व है। थैंक यू सो मच प्यारे स्टूडेंट्स, हमें इतना प्यार देने के लिए। डेली हजारों स्टूडेंट्स हमारे वीडियो लेक्चर देख करके लाभान्वित हो रहे हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके हमारे लिंक को क्लिक करें, अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो स्टूडेंट्स डाउट सॉल्विंग और स्टडी मटेरियल के लिए भी इच्छुक हैं, वो हमारे प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई करके ज्वाइन कर सकते हैं। तो नया आयतन होगा, तो नया आयतन डिस्प्लेस होगा वी डी न्यू। अब ध्यान दें, वी डिस्प्लेस न्यू, ये जो आइस मेल्ट हुआ वो वाटर में कन्वर्ट हो गया है, उसी वाटर में कन्वर्ट होगा जिस वाटर का वो था। यानी कि मैं कहूंगा कि डेंसिटी ऑफ आइस वी ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। और अगर बहुत देखो ध्यान से, ये जो न्यू वॉल्यूम आया, इक्वेशन 2 मान लो, क्या ये और ये वाला वॉल्यूम सेम है? यस, तो ये वाला वॉल्यूम तो सेम आ गया। इसका मतलब नया वॉल्यूम जो डिस्प्लेस हुआ, नया वॉल्यूम जो विस्थापित हुआ, वो पहले वाले वॉल्यूम के बराबर ही विस्थापित हुआ। इसका मतलब लेवल रिमेन सेम, अनचेंज, लेवल समान रहेगा, समान रहेगा, लेवल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेवल अपरिवर्तित होगा, लेवल अपरिवर्तित होगा। अब आपको मैं थोड़ा सा इसमें और आगे के सोचने की चीज सिखाता हूं कि भाई मान लो कि ये जो आइस है, अगर मैं कहूं ये जो आइस है ये इस वाटर का नहीं बना हुआ, ये ऐसे वाटर का बना हुआ है जिसका घनत्व इस वाटर से ज्यादा हो। मान लिया मैं कहता हूं कि भाई ये सवाल तो हो गया, इस सवाल में तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर आ गया क्या, ये रिमेन सेम। ये लेकिन कब तक सेम है, जब तक कि ये डेंसिटी आपकी, मतलब रो ऑफ आइस जब मेल्ट हो जाएगा तो वो रो ऑफ डब्ल्यू में बदल जाएगा, जब तक तो ठीक है। लेकिन ऐसा हमेशा हो, ऐसा जरूरत तो नहीं। मैं मान लो प्योर वाटर है, इसमें आपने समुद्र के पानी का बर्फ ले लिया, वो बर्फ का घनत्व होता है 1.0 समथिंग, यानी कि 1 से ज्यादा होता है। आप ये समझ लें रो ऑफ सी ग्रेटर देन रो ऑफ वाटर। अगर सी से बना हुआ ही ले लिया, मान लो मैंने ले लिया ये किससे, मैंने इसको ले लिया बर्फ को,
इसको ले लिया सी से। इफ यदि सी का बना हुआ है ये, तो सोचो जब ये यहां पे मेल्ट होगा तो मेल्ट होने पर रो ऑफ सी वाटर बनेगा। रो ऑफ सी वाटर बनेगा तो रो ऑफ सी वाटर यहां आएगा, रो ऑफ सी वाटर यहां आएगा तो ये ज्यादा है एक से, ये ज्यादा होगा तो उसका मतलब वॉल्यूम डिस्प्लेस कम होगा, कम विस्थापित होगा पानी। यानी कि जितना विस्थापन पहले हो रहा था जब यहां पिघल चुका होगा तो उसके कंपेयर में पानी का विस्थापन कम होगा। कम होगा तो लेवल क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, घट जाएगा। जब पानी कमी विस्थापित हुआ तो इसका मतलब लेवल घट जाएगा, लेवल घट जाएगा। और इसका उल्टा भी मान लो कि इसका घनत्व तो 1 है, लेकिन पानी आपने समुद्र का ले लिया, ठीक, तो इसका घनत्व कम और पानी जो बना वो समुद्र का है, उसका घनत्व ज्यादा है। यानी कि ये वाला घनत्व ज्यादा हो गया। और जब ये पिघलेगा, प्योर वाटर में है, ये प्योर वाटर का ले लिया मैंने, तो इसका घनत्व 1 बनेगा, यानी कि ये कम होगा तो ये टोटल वॉल्यूम डिस्प्लेस जो होगा नया वाला वो ज्यादा हो जाएगा। जब ये ज्यादा हो जाएगा तो लेवल बढ़ जाएगा। इस तरीके से इसमें 3 तरह की वैरायटी के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई पहला कि अगर जो आइस है वो इसी वाटर का बना हुआ है तो क्या फर्क पड़ेगा, इस वाटर के घनत्व से ज्यादा का बना हुआ है या इस वाटर के घनत्व से कम का बना हुआ है। इस तरीके से 3 क्वेश्चनों को आप इसमें कर सकते हैं। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ऐसे दिया हुआ एक कंटेनर है जिसमें एक ब्लॉक है लकड़ी का, लकड़ी के ब्लॉक के ऊपर एक सिक्का रखा हुआ। ये क्या है, एक सिक्का है। ये सिक्का अगर मैंने पानी के अंदर डाल दिया तो वाटर लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा, दैट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर इस सिक्के को, इस कॉइन को हमने क्या कर दिया, उठा के इसमें डाल दिया, तो आपसे बोला है कि जब हमारे पास ये सिक्का यहां गिर गया तो आपसे पूछा है कि ये जो लेवल है ये बढ़ा घटा या सेम रहा। तो यानी कि क्वेश्चन तो सेम ही है कि लेवल ऑफ वाटर इंक्रीज डिक्रीज, ए ऑप्शन ले लो, बी ऑप्शन, सी रिमेन सेम, डी नन। ठीक, तो लेवल ऑफ वाटर आफ्टर कॉइन ड्रॉप, सिक्का गिराने के बाद, सिक्का गिराने के बाद इस वाटर के लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा ये आपको बताना है। ठीक, देखो भाई सबसे पहली चीज तो यह है कि भाई एक तो ये लकड़ी है, ये लकड़ी का गुटका है ना, वुड पीस, लकड़ी का गुटका है। ये कॉइन है लोहे का, लोहे की डेंसिटी ज्यादा होती है, कॉमन सी बात है, और लकड़ी के गुटके की डेंसिटी कम होती है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें इस पे बाइंड फोर्स लग रहा होगा, उसके वेट को बैलेंस कर रखा होगा, तो मैं ये कह सकता हूं कि भाई एफ बी इक्वल टू एम जी। एफ बी कितना, डेंसिटी ऑफ लिक्विड, वाटर कह लो, डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई इसमें डेंसिटी किसकी है, ये वाटर की डेंसिटी होगी, है ना। इसकी डेंसिटी को लिख लिया मैंने डेंसिटी ऑफ वुड, और ये डेंसिटी ऑफ कॉइन। ठीक, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ कॉइन। तो डेंसिटी ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द लिक्विड, कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है, इनके वॉल्यूम डिस्प्लेस वाटर का इनटू जी। ये तो कितना वॉल्यूम अंदर है बॉडी का और लिक्विड के अंदर, और कितना डिस्प्लेस हुआ, तो वही तो बात है, डिस्प्लेस हुआ। और वेट किस किस का द्रव्यमान, भाई एक तो लकड़ी के गुटके का, तो डेंसिटी ऑफ वुड इनटू वॉल्यूम ऑफ वुड इनटू जी, प्लस किसका, कॉइन का, डेंसिटी ऑफ कॉइन वॉल्यूम ऑफ कॉइन इनटू जी। यही तो होगा। अगर बहुत ध्यान से देखो तो जी से तो जी उड़ गया। यहां पे मैं अगर बात करूं वॉल्यूम डिस्प्लेस की, तो डेंसिटी ऑफ वुड अपॉन
ये क्या बन गया एक तरह से इतना, आप इसको भी सकते हैं मास ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वाटर, इसको लिख सकते हैं मास ऑफ कॉइन, डेंसिटी ऑफ वाटर, ऐसा लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पहला केस लिया ये वाला, इसके हिसाब से कितना पानी डिस्प्लेस हो रहा होगा वो लिख लिया। अब कॉइन गिराने के बाद जो डिस्प्लेस पानी है अगर वो ज्यादा हुआ तो लेवल बढ़ेगा, डिस्प्लेस कम हुआ तो लेवल घट गया, है ना, और डिस्प्लेस अगर सेम ही आया तो लेवल सेम रहा। तो इस केस की बात करते हैं, जब हमने कॉइन गिरा दिया, कॉइन गिराने के बाद सिक्का गिराने के बाद, सिक्का गिरा दें अगर, तो सिक्का गिरा देने के बाद क्या सिचुएशन बनेगी कि ये जो डिस्प्लेस वॉल्यूम आएगा, वी डिस्प्लेस किसके बराबर आएगा, वुड अपॉन भाई इसका वॉल्यूम प्लस कॉइन का वॉल्यूम, ये कितना वॉल्यूम और ये कितना वॉल्यूम, तो मास ऑफ वुड अपॉन डेंसिटी ऑफ वुड, डेंसिटी ऑफ वाटर, यहां पे तो वाटर ही आएगा क्योंकि वो तो डिस्प्लेस इसके हिसाब से हो रहा, प्लस लेकिन कॉइन पूरा डूब चुका अंदर, तो मास ऑफ कॉइन अपॉन डेंसिटी ऑफ कॉइन, और हमें पता है कि कॉइन या लोहे की डेंसिटी किससे ज्यादा होती है, वाटर से ज्यादा होती है, ये तो पता हमें, है ना। अब अगर इसकी बात करो, एक और दो को कंपेयर करो, तो कौन सा डिस्प्लेस वॉल्यूम ज्यादा है, ध्यान दो, यहाँ पे वाटर वाटर है, यहाँ पे वाटर और कॉइन की डेंसिटी है, इतना अंतर आया, तो यहां पर तो ये तो सेम है, इसकी बात करो ये कम है ये ज्यादा है डेंसिटी, ज्यादा डेंसिटी डिवाइड करेंगे तो ये कम हो जाएगी वैल्यू, यानी कि आप कह सकते हैं वी डिस्प्लेस इज ग्रेटर देन वी डिस्प्लेस न्यू, जो नया वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ उससे ज्यादा ये है, ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है, जो नया डिस्प्लेस हुआ उससे ज्यादा ये वॉल्यूम है, इसका मतलब ये डिस्प्लेस वॉल्यूम कम है, कम है तो लेवल क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, यानी कि लेवल क्या हो गया, घट गया, यानी कि ऑप्शन क्या आया, ये वाला। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को समझना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि भाई आपके पास एक बर्तन है जिसमें एक बर्फ का टुकड़ा है और बर्फ के टुकड़े के अंदर एक आयरन का पीस है, यानी कि ऐसे दिया हुआ है ना, इसमें एक आयरन का पीस है, ये रहा आयरन का पीस, ये लोहे का टुकड़ा है, ठीक, ये बर्फ है, ये बर्फ है, ये वाला ये बर्फ है इतना, इस बर्फ के अंदर एक लोहे का पीस है, ठीक। तो आपसे पूछा है कि पिघलने के बाद ये जो लेवल है पानी का, इस पे क्या फर्क पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा या सेम रहेगा। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो इससे पहला वाला जो सवाल किया बिल्कुल सेम वही है कि ये अपना लकड़ी का टुकड़ा था, वहां पर उसमें एक लोहे की चीज थी, हमने अंदर गिरा दी, है ना। तो वैसे ही समझ लो ये भी कि जब पानी पिघल चुका होगा तो पानी पिघल चुके होने के बाद जो लोहे का टुकड़ा होगा तो अंदर चला जाएगा, है ना, लोहे का टुकड़ा अंदर चला जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये भी सेम क्वेश्चन हो गया उसी तरीके का और सेम ही इसका आंसर आएगा, बिल्कुल उसी तरीके का है, तो उसका फॉर्मेट बदल गया बस, तो आपको उसी तरीके से इसका आंसर देना, बस ध्यान रखना कि जो बर्फ का पिघलने के बाद घनत्व है वो भी यही रहेगा जो उस पानी का है ना। तो मतलब आप ये समझ लो कि अब अगर मैं शॉर्ट में कहूं कि भाई शॉर्ट में मेरे पास मैं कह सकता हूं कि डिस्प्लेस वॉल्यूम, अगर पिछले वाले सवाल के हिसाब से देखें तो मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर प्लस मास ऑफ आयरन, एफ ही समझ लो, आयरन समझ लो, अपॉन डेंसिटी ऑफ आयरन, सो डेंसिटी ऑफ वाटर। भाई वहां पे कॉइन था, सिक्का था, सिक्के की जगह कौन आ गया, आयरन आ गया, और लकड़ी की जगह आइस आ गया। अब आइस के ऊपर रखा हुआ समझ लो एक तरह से अंदर ये बर्फ, इसमें तो पहले ये वॉल्यूम ये आ गया, और पिघलने के बाद, ये तो पिघलने से पहले है, ये तो कब है, पिघलने से पहले। अब क्या कर रहे हैं हम, पिघलने के, प्यारे बच्चों
हमें रोज कमेंट्स के माध्यम से ये रिक्वेस्ट आ रही है कि सर हमें इस टॉपिक के वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करें या इस टॉपिक के वीडियो को समझाएं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, ताकि जो भी वीडियो लेक्चर हमने डाले हुए हैं उसके नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने ज़्यादातर वीडियो लेक्चर को ऑलरेडी अपने चैनल पर डाला हुआ है, तो जिस लेक्चर की आप डिमांड कर रहे हैं वो लेक्चर आपको पॉसिबली वहां पर मिल जाएंगे। बाद यानी कि वी डिस्प्लेस न्यू वॉल्यूम, जो नया वॉल्यूम डिस्प्लेस है उसकी बात कर रहे हैं। तो जो नया वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा तो ये तो क्या होगा, मास ऑफ आइस अपॉन डेंसिटी ऑफ, वही वाटर में बदल चुका है तो ये तो सेम ही रहेगा, ठीक है। प्लस जो मास ऑफ आयरन है अपॉन डेंसिटी ऑफ आयरन आ जाएगी। तो सेम कंडीशन आ गई तो हम कहेंगे वी डिस्प्लेस न्यू लेस देन वी डिस्प्लेस पुराने वाला। जो नया डिस्प्लेसमेंट है वो कम है, इसका मतलब लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो आंसर अभी भी यही आएगा जो पहले आ रहा था। तो ये आप ये समझ लो कि ये सवाल और वो सवाल एक ही जैसे ही है। तो ऐसे कई तरीके के सवाल आपको मिलेंगे जिसमें आपसे वो कोई भी लेवल पूछ लेगा कि भाई इसका लेवल घटा, कितना लेवल बढ़ा। उस तरह के सवालों को आपको इस तरीके से सोचना है कि नया वॉल्यूम कितना है और पुराना वॉल्यूम कितना पानी का विस्थापित हो रहा था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिएगा कुछ लॉजिकल क्वेश्चन है, चूंकि थ्योरेटिकल लॉजिकल है तो आप इसका लॉजिक सुने और फिर इसका आंसर देंगे। मान लीजिएगा जैसे एक प्लास्टिक बैग है, पॉलिथीन है ना, अगर मैं उसको हवा में रखता हूं, उसमें हवा भरी हुई है, तो उसका वेट उसके खाली होने पर वेट से ज्यादा होगा, कम होगा या इक्वल होगा। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिएगा ये कोई क्या है, प्लास्टिक बैग है ना, प्लास्टिक बैग पॉलिथीन मान लो, चारों तरफ क्या है, एयर 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 एयर, और इसके अंदर भी क्या है, एयर एयर। तो ये कह रहा है कि इसके वेट पे क्या फर्क पड़ेगा जब हम इसका वेट हवा में कर रहे हैं और हवा भर के कर रहे हैं, तो क्या फर्क पड़ेगा। तो आंसर देखना क्या है, मतलब मान लीजिएगा लेट कि W नॉट एंड V नॉट, ये जो है प्लास्टिक बैग के लिए है, ऐसा मान लो W नॉट जो है खाली बैग का भार है बिना हवा के, और आयतन V नॉट है, ये है, ठीक। सोचो अब इसने हवा भर ली, विद एयर कितना हो जाएगा, विद एयर कितना हो जाएगा, एयर की वजह से एयर का वेट कितना हो जाएगा, आप समझ लो एयर का भार, डेंसिटी इंटू ये एयर की डेंसिटी इंटू वॉल्यूम V नॉट इंटू G, इतना ही तो होगा। एयर का वॉल्यूम, एयर की डेंसिटी, वॉल्यूम इंटू G, इतनी इसमें हवा भरी हुई ये वाली, तो खाली तो इतना वेट है इसका और इतनी हवा भरी हुई। तो आपसे बोल रहा है कि हवा भरने पर इसके भार पे क्या फर्क पड़ेगा। तो हवा के अंदर ही, हवा में ही है, चारों तरफ हवा है। सोचो तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, क्योंकि हवा के कारण, हवा के चारों तरफ है ना, चारों ओर हवा के कारण क्या लगेगा, थ्रस्ट फोर्स या उत्प्लावन बल या एफबी काम करेगा। और एफबी कितना होगा, डेंसिटी ऑफ, भाई चारों तरफ हवा है ना, तो पानी की जगह हवा है, तो डेंसिटी ऑफ एयर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द एयर, इसका वॉल्यूम कितना दे रखा, V नॉट इंटू G, है ना। और ये कहां लगेगा, ऊपर की तरफ, एफबी किधर लगेगा, ऊपर, नीचे कौन लगेगा, W नॉट प्लस हवा का भार, हवा का, ये हवा भी तो भर रही है इसमें, यानी कि W नॉट प्लस रो ऑफ एयर V नॉट इंटू G। यानी कि आप कह सकते हैं कि जो नया वाला जो भार आएगा वो कितना आएगा, W नॉट प्लस रो ऑफ एयर V नॉट G, और ऊपर वो फोर्स लग रहा माइनस एफबी कितना, W नॉट रो ऑफ एयर V नॉट G माइनस
एयर का वी नॉट इंटू जी, ये कट जाएगा। एक्चुअली जितनी इसमें हवा भरी होगी चारों तरफ से उतना ही इस पे एक थ्रस्ट फोर्स लगेगा, प्लावन बल लगेगा, जिसे हम उत्प्लावन बल बोल रहे हैं, ऊपर की तरफ लगेगा, है ना। तो इसकी वजह से इसका जो वेट आया वो इतना ही आ गया। तो हम कहेंगे कि इसके वेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे खाली का तोल लो, चाहे हवा भरी हुई तोल लो हवा में, चाहे खाली तोल लो, उसका भार बराबर रहेगा। चाहे खाली तोल लो, चाहे हवा में भरी हुई तोल लो, तो उसका भार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसमें चाहे हवा भरी हो तब भी उसका भार, अगर 10 ग्राम की थैली ली आपने तो 10 ग्राम की थैली में चाहे हवा भर लो तब भी 10 ग्राम आएगा, और चाहे हवा निकालो तब भी 10 ग्राम आएगा हवा के अंदर, है ना। प्लास्टिक बैग हल्की फुल्की, ठीक है। अच्छा, अगर वैक्यूम हो, यदि चारों ओर हवा नहीं है, मतलब निर्वात है, वैक्यूम, अगर वैक्यूम है चारों तरफ ही हट गया, मान लीजिएगा ये कर दिया, अंदर एयर है, अब अगर इसका हम भार मापे तो यहां पे क्या है, वैक्यूम है, तो क्या होगा, थ्रस्ट खत्म हो जाएगा, एफ बी खत्म हो जाएगा। तो जब न्यू आएगा कितना आएगा, तो न्यू आएगा डब्ल्यू नोट प्लस एयर वी नोट जी। भैया तो खत्म हो गया एफ बी, है ना। तो नो थ्रस्ट, नो एफ बी नहीं लगेगा। तो अब जो नया वाला आएगा डब्ल्यू न्यू, वो ग्रेटर देन होगा डब्ल्यू नोट से, ज्यादा होगा, तो अब इसका भार ज्यादा आएगा। वैक्यूम में मापेंगे अगर इसमें हवा भर के तो ज्यादा आएगा, हवा का भर के हवा में मापेंगे तो इसके भार पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना खाली था उतना ही हवा भरने के बाद भी आएगा। अगर हवा में माप रहे, वैक्यूम में माप रहे, तो उसके भार में क्या होगा, थोड़ा सा ज्यादा आएगा, क्योंकि फिर उसके अंदर हवा का भार है और पीछे के नीचे से कोई भी उत्प्लावन बल होगा ही नहीं, जब पीछे कोई है ही नहीं, हवा वैक्यूम है, हवा ही नहीं है। तो इसका मतलब आपको ध्यान क्या रखना कि एयर प्लास्टिक बैग्स में अगर आप खाली माप रहे हो, खाली भार ले रहे हो उसका, उसमें हवा में भर रहे हो तब भी उसका भार डब्ल्यू नोट ही रहेगा, और उसको हवा चारों तरफ हवा होनी चाहिए, लेकिन वैक्यूम में कर रहे हो तो तब ज्यादा आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉजिकली आपसे पूछते हैं कि भी मान लो अपने पास एक कंटेनर है, एक बर्तन है, उसमें एक बॉल तैर रही है, ठीक। उसको जो उस पे बॉल तैर रही है उसका कुछ भाग पानी में डूबा हुआ है, कुछ हवा में है। अगर उस बर्तन को उठा के चंद्रमा पर ले गए, अगर उस बर्तन को उठा के चंद्रमा पर ले गए तो पानी में उसका उतना ही भाग डूबा रहेगा, या ज्यादा डूब जाएगा या कम डूब जाएगा, ये सवाल है। फिर से सुन ले कि मान लो जो ये पृथ्वी पर ले रहे हम, ये आपके पास यहां पर तो एयर होती है, यहां पर वाटर ले लिया, है ना। तो इतना वॉल्यूम इसका डूबा हुआ है, इसको मैंने वी ले लिया वाटर के अंदर, ठीक। और ये कहां पर है, अर्थ पर, पृथ्वी पर, है ना, पृथ्वी पर। अब मैं से कहां ले गया, मून पर, ऐसा मून पर ले गया। तो भाई अब आपसे पूछा है कि जो डूबा हुआ वाला वॉल्यूम है, ये वी डैश जो है, इसको वी डैश ले लिया, तो ये जो वी डैश है अंदर की तरफ डूबा हुआ, ये अब इसी के बराबर ही है, ये ज्यादा है ना। वी डैश ये ज्यादा है या बराबर है, या इसको ऐसा कर लो, इसको वी अर्थ ले लो, अर्थ पे, इसको वी मून ले लो, मून ले लिया, वी एम, ठीक है। अर्थ ले लिया और उसको मून पर ले लिया, चंद्रमा पर ले लिया, तो उससे कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसका इतना पानी के अंदर डूबा हुआ है, इसमें इतना डूबा हुआ है, तो ये दोनों बराबर हैं, कोई ज्यादा है या कोई कम है, इस बात की गणना करते हैं। तो बेटे ध्यान से देखें, आपको पता है कि इस पर बैंड फोर्स लग रहा होगा, बैंड फोर्स उसके वेट को बैलेंस करता है। यहां पर इसमें और इसमें क्या अंतर है, मून में और पृथ्वी में सबसे बड़ा अंतर किस बात का है, सबसे बड़ा अंतर दो है। एक तो क्या है, ग्रेविटी नहीं है, और ग्रेविटी नहीं है उसी के कारण वहां पे एटमॉस्फेयर भी नहीं है चंद्रमा पर। तो एटमॉस्फेयर के ना होने से ज्यादा फर्क पड़ेगा, ग्रेविटी से फर्क नहीं पड़ रहा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटी के तो दोनों तरफ आएगा तो जी कट जाएगा, तो ग्रेविटी से तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन हाँ एटमॉस्फेयर नहीं है, इससे फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा, देखो देखो भाई, अगर हम पहले पृथ्वी की बात करते हैं तो एफ बी इक्वल टू एम जी लिखोगे, एफ बी इक्वल टू एम जी। तो एफ बी किसके कारण, डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड द वाटर, अर्थ पर तो इतने वॉल्यूम अंदर है ना, इंटू जी। लेकिन क्या आपको दिख रहा है कि भाई यहां पर
क्या है, हवा भी है, ये कौन है, एयर। क्या एयर के कारण भी लग रहा होगा वॉल्यूम, एयर के कारण भी तो होगा ना वॉल्यूम यहाँ पे, तो इसके एयर के कारण भी तो उस पर एक बाइंड फोर्स लग रहा होगा, हालांकि वो नेग्लिजिबल होता है, बहुत ही कम होता है, हम उसको कंसिडर नहीं करते, बट अब करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ है यहाँ नहीं है, यहाँ पे नो एयर। हम अपने नॉर्मल जितने भी सवाल करते हैं कभी हम हवा का बाइंड फोर्स नहीं लेते, क्यों, क्योंकि हमारे सारे सवाल हवा में ही हो रहे हैं। लेकिन अब ये सवाल स्पेशली ये पृथ्वी और चंद्रमा का है, तो यहाँ पे तो मेन अंतर ही हवा का है कि जहाँ हवा है वहाँ हवा नहीं है, तो इस बार हमें हवा को भी एक फ्लूइड मान करके, एक द्रव मान करके, एक तरल मान करके इसका भी इस पे बाइंड फोर्स लगाएंगे। वो अलग बात है कि इसका बाइंड फोर्स नेग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, बट वहां तो है ही नहीं भाई, बहुत कम होता है, पर यहाँ है, पर वहां तो है ही नहीं यार। तो इसका मतलब डेंसिटी ऑफ एयर वॉल्यूम इनसाइड द एयर इनटू जी बराबर mg, जी से जी कट जाएगा भाई, यही तो आएगा। तो यानी कि मैं कह सकता हूं m की वैल्यू आई एक तरह से, और ये भी पता है आपको कि वाटर की डेंसिटी बहुत 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 ज्यादा होती है एयर से, एयर तो बहुत हल्की है ना भाई। अच्छा मून की बात करते हैं, मून पे क्या होगा, मून पर ये जो बायंट फोर्स है हवा का ये नहीं आएगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड एट मून, ये किस पर है, एट मून अंदर की तरफ, इंटू जी बराबर, ये तो खत्म हो गया mg, तो ये m इससे कट गया। अच्छा m की वैल्यू ये है, g से तो g/6 ले लोगे ना, g/6 लोगे है ना, यहाँ पे तो g होता है, यहाँ पे g/6, तो g/6 से तो फर्क पड़ा ही नहीं, क्यों, क्योंकि तो कट रहा पूरा का पूरा भाई, g/6 से तो फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो कट रहा, लेकिन इस वाले फोर्स के कारण फर्क पड़ रहा हवा के। तो लो जी m की वैल्यू उठा के रख दो यहाँ, कितने आएगी, डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम एट एयर, डेंसिटी ऑफ एयर वॉल्यूम एट एयर, तो क्या आया भाई इसका वॉल्यूम, दैट इज इसको रो डब्ल्यू से डिवाइड करेंगे तो वीई प्लस रो एयर अपॉन रो वाटर इंटू वी एयर। अब ध्यान देखो ये वैल्यू बहुत ज्यादा है, ये वैल्यू ज्यादा है, ये कम है, लेकिन कुछ भी हो वी एम, इसमें वी में कुछ जुड़ रहा है, कुछ ऐड ही हो रहा है ना, तो क्या मैं ये कह सकता हूं मोन पर वॉल्यूम अर्थ पर वॉल्यूम से ज्यादा है। तो हम ये कहेंगे कि चंद्रमा पर जो बॉल है, बॉल पानी के अंदर ज्यादा डूब जाएगी, ज्यादा डूबेगी, है ना, ज्यादा भाग पानी के अंदर, ज्यादा भाग डूबेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ऐसा लगता है कि शायद चंद्रमा पे कम डूबेगी क्योंकि वहां जी भी कम खींच रहा, ऊपर से हवा भी नहीं है, ऊपर भागेगी नहीं। वास्तविकता यह है कि जब हम इसी बर्तन को चंद्रमा पर ले जाएंगे तो चंद्रमा पर तो वो और ज्यादा डूब जाएगी, चंद्रमा पर वो और ज्यादा डूब जाएगी, इसका ज्यादा आयतन आ जाएगा, ये वाला वॉल्यूम वी एम ग्रेटर देन वीई आएगा, ये वाला वॉल्यूम, ये वाला, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे कि यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हवा का भी बायंट फोर्स लेना जरूरी होगा क्योंकि दोनों जगह डिफरेंस इसी चीज का है मेन। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, क्या पूछा हुआ है। हमारे पास एक पानी के अंदर एक बोट है, ऐसे समझ लीजिएगा एक बोट है ना, ये पानी के अंदर है, इसमें कुछ पीसेस रखे हुए हैं, यहाँ पे कुछ रखे हुए हैं, ठीक। तो ये पानी का जो बोट इसमें रखी हुई है, ये पीसेस रखे हुए हैं। आपसे पूछा क्या है कि अगर इन टुकड़ों को पानी के अंदर डाल दिया जाए तो पानी के लेवल पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर ये टुकड़े यहां से निकाल करके पानी में डाल दिए, इस तालाब में डाल दिए, क्या है तालाब, दिस इज अ पॉन्ड। सवाल समझेंगे पहले अच्छे से, मान लीजिएगा लॉजिकल सवाल, अपना आप भी सोचेंगे, स्क्रीन पॉज करके सोच लेंगे अच्छे से क्या करना है। पहले क्या दिया कि इस नाव के अंदर, कुछ बोट के अंदर कुछ टुकड़े रखे हुए हैं, इन टुकड़ों को उठा के इसमें डालना है, तो लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा पानी के। लेकिन दो कंडीशन दे दी कि अगर मान लो ये टुकड़े तैरने लगे तो क्या फर्क पड़ेगा, और डूब गए तो क्या फर्क पड़ेगा, है ना। पानी के अंदर इन टुकड़ों को डाल देने पर, जब टुकड़ों को पानी में गिराने पर तो तैरते हैं, तो पानी का लेवल क्या होगा, और अगर डूब जाते हैं तो क्या होगा। ठीक है, समझ में आ गई इतनी बात।
टुकड़ों को गिरा दिया पानी के अंदर, लेकिन दो केस दिए, एक बार तो वो तैर रहे, उस समय क्या फर्क पड़ेगा, एक बार वो। अगर आपको हमारे वीडियो लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। इससे आपके साथी, आपके जो ज़रूरतमंद दोस्त और विद्यार्थी हैं उन तक भी ये वीडियो लेक्चर पहुंच जाएंगे, ताकि वो भी इससे लाभान्वित हो सकें। और अभी मैं यही कहना चाहूँगा कि आपका इतना प्यार और इतना स्नेह देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत मोटिवेटेड है, और आपके इस प्यार के कारण, इस मोटिवेशन से ही हम और अच्छे से अच्छे कंटेंट आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। डूब गए तो उस समय क्या फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो सिंपल सा आंसर वगैरह पहले बता दूं आपको क्या क्या आंसर आएंगे, कि भाई पहले तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिमेन सेम, लेकिन दूसरे लेवल पर क्या होगा, इसका लेवल जो होगा डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब कैसे समझते हैं इस चीज को, देखो भाई सबसे पहले तो इस पर एक बाइंड फोर्स लग रहा होगा नीचे की तरफ, m प्लस एम जी, मान लो एम जी प्लस एम जी। एम किसका वेट है, बोट, बोट का वेट m है, और टुकड़ों का वेट, टुकड़ों का स्मॉल m है, ये हमने मान लिया। बोट का कितना है, कैपिटल M, और टुकड़ों का कितना है, स्मॉल m, तो उसको बैलेंस कर रखा होगा FBMG में, है ना। तो प्रारंभ में क्या होगा, FB बराबर mg होगा, यानी कि डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ डिस्प्लेस वाटर इंटू जी, और यहां पे क्या लिखेंगे, mg प्लस स्मॉल mg, ये तो लिखेंगे, ठीक है। तो जी से तो जी उड़ी जाना, तो v डिस्प्लेस कितना आया, कितना डिस्प्लेस वाटर हुआ, m बाई रो डब्ल्यू प्लस स्मॉल m बाई रो डब्ल्यू, यही तो हो गया, ठीक है। अब टुकड़ों को डालने पर, पहला केस जब तैरते हैं, तैरने पर क्या होगा भाई, देखो आप अब ऐसे समझ लो कि टुकड़े भी यही इसमें डाल दिए, तैर रहे हैं, यहां पे तैर रहे हैं, तो एक तो इनका बायंट फोर्स आएगा, इसका वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, तो V1, इसका वॉल्यूम मान लीजिएगा V1 डिस्प्लेस किया, डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ दिस इंटू जी बराबर mg। एक तो इसका बैंड, इसके ऊपर बैंड फोर्स लगेगा, इसने कुछ वॉल्यूम विस्थापित किया, और दूसरा डेंसिटी ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ V2 इंटू जी बराबर स्मॉल mg, एक इनके वॉल्यूम ने विस्थापित किया। तो कुल मिलाकर के अगर मैं बात करूं तो टोटल वॉल्यूम जो आया V1 प्लस V2 इंटू जी इंटू रो डब्ल्यू बराबर m प्लस m इंटू जी, से जी कट जाएगा, यानी कि आप कह सकते हैं V1 प्लस V2 बराबर m बाई रो डब्ल्यू, स्मॉल m बाई रो डब्ल्यू, और ये किसके बराबर आया, इसी के, ये तो इसी के बराबर आया, V डिस्प्लेस इसी के बराबर तो आ गया ये। इसका मतलब हम कहेंगे कि जो अलग अलग वॉल्यूम विस्थापित कर रहे थे, V1 कौन है, बोट, और V2 किसका है, टुकड़ों का, तो इन्होंने V2 विस्थापित किया, इन्होंने V1 विस्थापित किया, जब अलग अलग तैर रहे, तो तैरने के बाद हमारे पास ये स्थिति आ गई, तो देखा कि भाई यार ये आंसर तो वही आया जो यहां आ रहा था, जब सेम ही आ रहा था उसका मतलब डिस्प्लेस वॉल्यूम पहले भी और बाद में भी समान है, इसका मतलब लेवल पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो पानी का लेवल अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था, पानी का लेवल अभी भी उतना ही रहेगा जितना पहले था। लेकिन दूसरा केस, जब टुकड़े डूब जाते हैं, जब टुकड़े डूब गए तो क्या होगा, डूब गए का मतलब ये होगा कि भाई आपने एक तरह से इसमें क्या करा, डूब गए, यहां पे पानी के टुकड़े डूब गए, तो अब इसका जो वॉल्यूम आएगा V1 तो वही रहेगा, m बाई रो डब्ल्यू, V1 तो यही रहेगा, है ना भाई, ये तो वही रहेगा ना, रो V1 W2, और V2 कितना आ जाएगा, V2 डैश मान लो, V2 डैश किसका, डेंस मास ऑफ दिस एंड डेंसिटी ऑफ टुकड़ा, टुकड़ा क्या है, पीस, कोई भी आयरन ले लो, कहीं का भी ले लो, मान लीजिएगा टुकड़े का ले लो, पीस ले लो, टुकड़े का घनत्व, और टुकड़ा का घनत्व ज्यादा होगा पानी से, भारी है तभी तो डूबा,
है ना, टुकड़े का घन ज्यादा, यानी कि V1 प्लस V2 डैश बराबर आया m बाई रो W प्लस स्मॉल m बाई टुकड़ा। अगर बहुत ध्यान से देखो तो जैसे हमने सिक्का था लकड़ी के टुकड़े पर सिक्का हमने गिराया था इससे पहले सवालों में, तो बिल्कुल वही सारी कंडीशन बन गई। तो यहाँ देखो डेंसिटी ऑफ टुकड़ा, जो टुकड़े हैं ये ग्रेटर देन कहीं के भी मान लो भारी टुकड़े कोई भी, है ना, जब तो डूबेंगे तो डेंसिटी ऑफ वाटर होगी जब तो डूबेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये वॉल्यूम, चूंकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, ये वाली वैल्यू ये कम हो जाएगी, ये घट गई भाई। यहाँ देखो सो कंपेयर में वी डिस्प्लेस में तो ये वाली वैल्यू है, ये तो सेम है, ये तो सेम है, ये वाली वैल्यू ज्यादा है, ये कम है। इसका मतलब मैं क्या हो सकता हूँ कि V1 प्लस V2 डैश इज लेस देन वी डिस्प्लेस। जो पहले विस्थापित हो रहा था पानी, अब वो विस्थापित पानी कम है, अब पानी विस्थापित ही कम हुआ, तो इसका मतलब लेवल घट जाएगा, इसका मतलब लेवल घट जाएगा। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि ये एक लकड़ी के टुकड़े पर सिक्का था, सिक्का हमने उठा करके किसमें डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया था, और सिक्का जब अंदर चला गया था तो पानी का लेवल घट गया था, तो ये वही वाला केस बन गया, है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, बी। तो इस तरीके से बहुत सारे लॉजिकल सवाल होंगे, है ना। एक और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस पर बेस्ड हमारे पास है एक कंटेनर है, एक बर्तन है, इसमें एक रस्सी से हमने एक आइस क्यूब, सॉरी एक शुगर क्यूब यानी कि एक चीनी का दाना, ठीक है, क्या है ये, शुगर क्यूब है ना, शुगर का कोई घन है, इसका द्रव्यमान m दे रखा, और ये कैपिटल M है, किस किस का है, बर्तन प्लस वाटर। ये बर्तन प्लस वाटर का भार कितना, m, और इसका कितना हमारे पास स्मॉल m। तो इसको एक वेइंग मशीन पर रखा, तो ये क्या है, भार मापने की मशीन, जिसे हम क्या कहते हैं, वेइंग मशीन। दिस इज वेइंग मशीन। इस वेइंग मशीन की रीडिंग पूछ रहा है कि इस रीडिंग पर क्या फर्क पड़ेगा जब ये घुलेगा। जब ये चीनी का गुटका घुलेगा तो उसके घुलने पर शुगर की डेंसिटी मान लो रो एस है ना, इसकी डेंसिटी कितनी मान ली, रो एस। तो इसको जब ये घुल जाएगा तो उस समय इसकी रीडिंग पर क्या फर्क पड़ रहा होगा घुलते समय। जिस समय घुल रहा होगा तो शुरू में जो रीडिंग है वो कितनी होगी, बाद में जो रीडिंग है वो कितनी होगी, बीच में क्या रीडिंग के साथ हो रहा होगा। चार ऑप्शन दिए कि क्या रीडिंग पहले बढ़ेगी फिर घटेगी, क्या पहले घटेगी फिर बढ़ेगी, और क्या पहले बढ़ेगी फिर नियत हो जाएगी, या घटती रहेगी या बढ़ती रहेगी। तो सवाल यही है, एक और ऑप्शन जोड़ सकते हो, क्या बढ़ती रहेगी। खैर अब कैसे सोचना है भाई इसको, देखो शुरुआत में इनिशियल इसकी जो रीडिंग होगी, इनिशियली रीडिंग W1 मान लो, इनिशियल रीडिंग क्या होगी, एक तो इसका वेट आएगा mg, और एक ये जो ब्लॉक है, ये जो शुगर का टुकड़ा है, इस पर एक प्लावन बल लगेगा ऊपर की तरफ, उसकी रिएक्शन नीचे आएगी, हम थ्रस्ट बोलते हैं, प्लावन बल बोलते हैं। थ्रस्ट लगेगा बल जो कि इस पर रीडिंग, इसकी रीडिंग को बदल देगा। वो कितना होगा भाई, थ्रस्ट कह सकते हैं, थ्रस्ट या फिर प्लावन बल, या डेंसिटी ऑफ वाटर वॉल्यूम ऑफ बॉडी इनसाइड दिस। तो ये कितना होगा, डेंसिटी ऑफ वाटर 1, इसका लिख सकते हैं मास अपॉन डेंसिटी ऑफ शुगर। इसका आयतन को क्या लिख सकते हैं, मास अपॉन डेंसिटी ऑफ शुगर इनटू जी। तो इतना बायंट फोर्स इस पर, इसके कारण नीचे की तरफ यहाँ रीडिंग पर पहुंच जाएगा। तो ये कितना पहुंच चुका होगा भाई, mg अपॉन रो एस, है ना। ध्यान दें ये 1 भी है यहाँ पर, तो ये 1 होने के कारण इस डेंसिटी कटेगी, तो रीडिंग कभी सोचो कि यूनिट पर फर्क पड़ जाएगा, ये mg है, mg बाई रो एस है, यूनिट पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये 1, ये भी डेंसिटी, ये भी डेंसिटी, ये कट गया, तो इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ा। तो मैं कह सकता हूँ m प्लस m बाई रो एस इंटू जी। रो एस किसकी डेंसिटी है, शुगर के टुकड़े की। तो ये रीडिंग दिखा रहा है। अब देखो जब ये घुलने लगेगा ना, जब ये घुलने लगेगा तो अब घुलने पर इसका मास इतना तो नहीं रह पाएगा, ये तो घुल करके पानी में चला जाएगा,
है ना, इतना तो नहीं रह पाएगा, तो रीडिंग बदलेगी, रीडिंग बदलेगी। लेकिन घुल करके कहाँ जाएगी वो रीडिंग? घुल करके वो रीडिंग इसी के अंदर तो रहेगी भाई, घुलेगा अगर ये शुगर तो घुल करके इसी के अंदर रहेगी। अब मैं इसको आधा घुलने तक समझता हूँ, ऐसा समझते हैं जब ये आधा घुलेगा तो क्या होगा, है ना। जैसे मान लीजिएगा m/2 रो s प्लस m/2 रो s इंटू जी, ये है। इसको मैंने दो हिस्सों में लिख लिया, आधा आधा कर लिया, आधा आधा कर लिया, m/2 कर लिया। तो जब ये m/2 रो घुल जाएगा, जब आधा घुल जाएगा, जब आधा घुलेगा, तो उस केस में क्या होगा? क्या आधा द्रव्यमान या आधा भार तो पानी में आ चुका है इसका, शुगर का, तो आधे का ही उत्प्लावन बल बचा। तो जब आधा घुल चुका होगा तो उस समय जो नया जो रीडिंग आई W2 लिख लो उसको चाहे, तो m प्लस, तो आधा तो ये बच गया इसमें, लेकिन क्या आधा इसमें ही घुल चुका होगा तो वो कितना बचेगा? m/2g, जी बाहर ले लो। तो अब सोचो m/2g और m/2 रो sg कौन ज्यादा है? m/2 और m/2 रो sg, इसमें कौन ज्यादा है भाई? है ना, यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे तो क्या है, रो s बहुत ज्यादा है, तो यानी कि ये वैल्यू ज्यादा हो गई, ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई। अगर ये वैल्यू ज्यादा है इससे, अगर ये वैल्यू से ज्यादा है तो उसका मतलब आधा घुलने तक इसकी रीडिंग बढ़ी क्या घटी? आधा घुलने तक इसकी रीडिंग बढ़ती चली गई, बढ़ती चली गई। जब ये आधा घुलने के बाद इसमें ये पूरा घुल रहा है और भी घुल रहा है, जब ये पूरा घुल जाएगा तो बायंट फोर्स तो खत्म हो जाएगा, है ना। जब पूरा घुल जाएगा तो नई रीडिंग क्या आएगी? W3 m प्लस, क्या ये भी m/2, उसका भार जो भार होगा वो पानी के उसमें ही घुला रहेगा, तो वो भी m/2 हो जाएगा, ये भी m/2। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि m प्लस m इंटू जी हो जाएगा। और ये क्या हो गया? नियत, ये तो घुल गया, घुल गया ना, घुल गया ये तो पूरा का पूरा m। अब तो सॉल्यूशन बन गया, तो m प्लस स्मॉल m इंटू जी। अब ये तो नहीं, इसके बाद तो नहीं इसमें कोई चेंज आएगा, यानी कि रीडिंग बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, और बढ़ते बढ़ते एक पॉइंट पर आकर के नियत हो जाएगी। थोड़ा सा लॉजिकली दिमाग लगा के सोचना है इस बात को, है ना भाई। जो पानी जो बायंट फोर्स के कारण आ रहा था, ये तो किसके कारण आ रहा था? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावन बल धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन उसका वेट तो बढ़ता जा रहा है, तो रीडिंग बढ़ती जाएगी, है ना। उत्प्लावन बल पूरी तरह खत्म हो जाएगा तो वेट तो mg हो जाएगा, तो वेट mg हो जाएगा, तो अपना उसमें क्या हो जाएगा, फिर उसके पास इसमें इसकी रीडिंग नियत हो जाएगी, क्योंकि m प्लस m इंटू जी फिक्स वैल्यू है। ओके, तो प्यारे बच्चों, अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी भी टॉपिक के लाइव डिस्कशन, वीडियो लेक्चर या स्टडी मटेरियल की जरूरत है, तो कृपया आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 180021217991 180021217999।